नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कवेल अकेडमी पर। देखिए, हमारा जो है करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने जो है कल बात कर ली थी 50 क्वेश्चंस के बारे में, और आज हम उसके आगे से यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 से शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को दबाना मत भूलिएगा। तो एक चीज़ और है कि जैसा हमने पहले बात किया था कि शुरुआत में थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन बाद में हम और तेज चलने का प्रयास करेंगे। तो आज भर और 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कल से हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो है डेली जो है 100 क्वेश्चन डिस्कस करें, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बोला जाता है, इसीलिए जल्दी जल्दी पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए जल्दी जल्दी चीज़ें क्लियर आपको करवाई जा रही हैं, ताकि रिवीजन जो है वह समय के अंदर अंदर करवाया जा सके। और फिर भी अगर लग रहा है आप लोगों को कि थोड़ा और धीमे चल रहा है, तो आप लोग करिए क्या कि जो ऊपर 3 डॉट दिया हुआ है वहाँ पर जा करके प्लेबैक स्पीड को, अगर आपको लग रहा है जल्दी चल रहे हैं तो आप वहाँ से कम कर लीजिए, 0.75 पे कर लीजिए। और या फिर आपको लग रहा है कि धीमे चल रहे हैं तो वहाँ से 1.25। और मेरा सलाह यही कि आप 1.25 में देखिए, जिससे कि वीडियो पूरी लेंथ जितनी देर में आप देखेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं। और कोशिश करिए आप लोग कि अंत तक जो है पूरे के पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर से लगभग 30 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है कि शुरुआत, एक चीज़ और है भूल गया मैं बोलना, बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नए जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को दबा दीजिएगा और लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा जो लोग लगातार चल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मोटिवेट आप लोग भी कर सकते हैं भाई। चलिए, रोज़ आप लोगों को यही कहता हूँ और रोज़ कहूँगा भी, क्योंकि हमें भी उतना ही मोटिवेशन की ज़रूरत होती है जितना आपको। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 51 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वोत्तर के किस राज्य में हर घर तक नल से साफ पीने का पानी पहुंचाने के लिए जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी? ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी मेघालय या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में, ठीक है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी गई 23 जुलाई 2020 को। इसके माध्यम से मणिपुर के 16 जिलों के लगभग 2,80,756 परिवारों के घरों तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। इस स्टेटमेंट को बिल्कुल मत याद रखिएगा आप लोग, बस इतना डेट याद रखें, मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 23 जुलाई 2020 को, ठीक है। इस पूरी परियोजना का वित्त पोषण किया जा रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, और यह परियोजना जो है भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य करेगी, जिसका लक्ष्य है 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध करवाना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जुलाई 2020 में किस प्रदेश सरकार ने कुत्ते के मांस का आयात, व्यापार और बेचने पर प्रतिबंध लगाया? ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी मेघालय अथवा डी मणिपुर। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड सरकार द्वारा जो है जुलाई 2020 में कुत्ते के मांस के आयात, व्यापार और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके पहले जो है मिजोरम सरकार द्वारा भी इसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया था। ऐसा प्रतिबंध जो है भारतीय पशु संरक्षण संगठनों की अपील के बाद किया गया, या फिर अपील पर गौर करते हुए किया गया, ठीक है। देखिए, मुख्यमंत्री कौन है नागालैंड के? तो नागालैंड के मुख्यमंत्री है न्यूफियो रियो। डेट याद करने की जरूरत नहीं, वैसे बता देता हूँ, 3 जुलाई 2020 को इस प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2020 में किसके द्वारा ई शिक्षण विषय सामग्री योगदानों को आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 का शुभारंभ किया गया? ए रमेश पोखरियाल निशंक, या फिर बी जितेंद्र सिंह, या सी रविशंकर प्रसाद अथवा डी पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री कौन है? चलिए, अब तो आपने सही कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा जो है विद्यादान 2.0 का शुभारंभ किया गया, ठीक है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो देखिए, विद्यादान कार्यक्रम 2.0 का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति के कारण छात्रों को, जो कि विद्यालय या उच्च शिक्षा किसी भी संस्थान से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है, या फिर स्कूली छात्र हो सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी के छात्र हो सकते हैं, इन सभी के लिए जो है ई शिक्षण सामग्री की बढ़ती आवश्यकता और डिजिटल शिक्षा को पूरा करने के लिए विद्यादान 2.0 का शुभारंभ किया गया 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री या फिर वर्तमान में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। आपको पता है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मई 2020 में भारत की अग्रणी एनबीएफसी यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऊर्जा वित्त निगम ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन या फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी बिहार अथवा डी मध्य प्रदेश। चलिए, एनबीएफसी पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है मई 2020 में, ठीक है। इसमें जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डायरेक्ट नहीं, इसमें जो है किया गया है
क्या कहते हैं पीएफसी और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित या फिर मध्य प्रदेश सरकार के पूर्णतया स्वामित्व वाली कंपनी है एक एनबीपीसीएल, जिसका नाम है नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। इन दोनों के मध्य यह समझौता हुआ है, जिसके माध्यम से जो है एनबीएफसी क्या करेगी, एनबीएफसी जो है मध्य प्रदेश में लगभग 22,000 करोड़ रुपए को मध्य प्रदेश सरकार को जो है 22,000 करोड़ रुपए का फाइनेंस करेगी, जिसके माध्यम से 225 मेगावाट क्षमता वाली पन बिजली परियोजनाओं को और साथ ही साथ 12 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाएगा। ठीक है, देखिए इस समझौते ज्ञापन को हस्ताक्षरित किया गया था 26 मई 2020 को और इससे संबद्ध मंत्रालय विद्युत मंत्रालय है और संबंधित राज्य मध्य प्रदेश सरकार है। यह मत जान दिए, इतना जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तथ्य बस उतना याद रखिए जितने की परीक्षाओं में आवश्यकता हो। ठीक, अगला प्रश्न बताइए कि अप्रैल 2020 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप की टैगलाइन क्या है? ए, किसान का अपना वाहन, बी, किसान हमारी शान, सी, किसान की सुरक्षा हमारा दायित्व, या डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो रथ का नाम है, तो आप बताइए, किसान का अपना वाहन। ठीक है, जो किसान मोबाइल रथ ऐप लॉन्च किया गया है, इसमें इस किसान रथ के मोबाइल ऐप का टैगलाइन है किसान का अपना वाहन। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं, कब और किस प्रकार से लॉन्च किया गया। तो 17 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। इसकी टैगलाइन और किसान का अपना वाहन के साथ। ठीक है, इसको जो है इस ऐप को डेवलप किया गया है या फिर इस ऐप का विकास करता है एनआईसी यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। ठीक है, इसके माध्यम से यह जो है किसान रथ ऐप जो है पूरे देश में उपयोग के लिए 8 भाषाओं में उपलब्ध करवाया गया। ठीक है, इसके माध्यम से किया क्या जाएगा, इसके माध्यम से जो कृषिगत उत्पाद है इनके परिवहन को सुगमता लाना इसका लक्ष्य रखा गया है इस ऐप का। ठीक है, किसान क्या करेंगे, ऐप के माध्यम से वाहनों की बुकिंग कर सकते हैं, जैसे कि ओला उबर आप लोग बुक करते हैं, ठीक उसी प्रकार से किसान अपने लिए ट्रैक्टर भी रेंट पर ले सकता है। ठीक, चलिए यहाँ बताइए, पर्यटन मंत्रालय ने किस तिथि को वेबिनार श्रृंखला देखो अपना देश की शुरुआत की? ए, 14 अप्रैल 2020, बी, 20 अप्रैल 2020, सी, 25 अप्रैल 2020, या फिर डी, 1 मई 2020। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 14 अप्रैल 2020 को जो है पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक वेबिनार श्रृंखला देखो अपना देश की शुरुआत की गई। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके थोड़े बहुत डिटेल्स के बारे में। देखिए, इसकी शुरुआत जो है केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा 14 अप्रैल 2020 को की गई थी और इसका उद्देश्य था कि भारत की संस्कृति और विरासत की गहरी और विस्तृत जानकारी प्रदान करना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और इस वेबिनार का शीर्षक था सिटी ऑफ सिटीज़ दिल्लीज पर्सनल डायरी। देख लीजिए आप लोग एक बार इसे आराम से, क्योंकि शीर्षक या फिर थीम पूछी जाती है। ठीक है, सिटी ऑफ सिटीज़ दिल्लीज पर्सनल डायरी जो है इस वेबिनार का थीम था। ठीक है, प्रथम वेबिनार का जो यह प्रथम वेबिनार हुआ था इसका शीर्षक था। चलिए नेक्स्ट बताइए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2020 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की। इसमें से कितने को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई? ए, 10, बी, 13, सी, 15, या फिर डी, 17। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 13 ऐसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल थे इसमें, जो यह अमूर्त विरासत स्थलों की सूची जारी की गई थी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो इसमें 13 ऐसे अन्य विरासत स्थल थे जिनको कि यूनेस्को के द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा सा इसके बारे में अगर आपको डिटेल जाना, वैसे इतना आवश्यक नहीं। देखिए, 18 अप्रैल 2020 को जो है इस सूची को जारी किया गया था और इसमें 13 ऐसे जो है अन्य स्थल थे जिनको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त अमूर्त विरासत स्थल की सूचियों में शामिल किया गया। ठीक है, सूची को जारी किया गया था प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा, जो कि केंद्रीय संस्कृति और स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारत के जो विविध राज्यों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और परंपराएं हैं, इनके बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता को फैलाना और इनका साथ ही साथ संरक्षण भी करना। और यह पूरी पहल जो है संस्कृति मंत्रालय के विजन 2024 का एक भाग है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्षों के लिए सांसद निधि योजना यानी कि एमपी लैट्स को स्थगित करने का निर्णय लिया है? ए, 2 वर्ष, बी, 3 वर्ष, सी, 4 वर्ष, या डी, 5 वर्ष। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्षों के लिए जो है एमपी लैट्स को स्थगित कर दिया गया है कोरोना के कारण। ठीक है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए वित्तीय फंड जुटाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया, जिसके माध्यम से एमपी लैट्स को जो है अगले 2 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया है। एमपी लैट्स यानी सांसद निधि योजना अगले 2 वर्षों के लिए स्थगित रहेगी। ठीक है, इसकी घोषणा जो है इसके लिए निर्णय लिया गया 6 अप्रैल 2020 को और इस निर्णय को प्रभावी बनाया गया 1 अप्रैल 2020 से। ठीक है, यह योजना आगामी 2 वित्तीय वर्षों यानी कि 2020-21 और 21-22 तक के लिए लागू रहेगी और
इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, यानी कि सांसद निधि योजना की शुरुआत या फिर एमपी लैट्स की शुरुआत। कई बार पीसीएस की परीक्षा में डायरेक्ट यह प्रश्न आया है, तो इसकी शुरुआत की गई थी 23 दिसंबर 1993 में। ठीक है, याद कर लीजिए एग्जैक्ट डेट 23 दिसंबर 1993। बढ़ते बढ़ते इस योजना में वर्तमान में कितना मिल रहा था, तो बताइए। प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपए मिलते थे। ठीक है, और क्या यह 5 करोड़ लैप्स हो जाते थे अगर खर्च नहीं होते? तो नहीं, बिल्कुल लैप्स नहीं होते थे, यह जो है जुड़ते रहते थे, लैप्स नहीं होते थे। ठीक है, तो छोड़िए, आगे डिटेलिंग के लिए मैं बताना जा रहा था, लेकिन जो है अभी आवश्यक नहीं है डिटेलिंग, या ना मेंस के लिए यह चीज़ें जरूरी हैं, यहाँ नहीं। ठीक है, यहाँ बताइए, भारत में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत कब की गई? यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय लिख करके परीक्षाओं में अब आएगा। ठीक है, भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत कब की गई? ए 8 अप्रैल 2020, बी 10 अप्रैल 2020, सी 12 अप्रैल 2020 या फिर डी 15 अप्रैल 2020। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की गई थी 10 अप्रैल 2020 को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इसको शुरुआत की गई थी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था इस अभियान का? तो इस अभियान का उद्देश्य था भारत में डिजिटल शिक्षा के लिए उपलब्ध प्लेटफॉर्मों को बढ़ावा देना और साथ ही साथ देश भर के बौद्धिक लोगों से ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को और अधिक उत्कृष्ट बनाने के लिए उनके सुझावों को आमंत्रित करना या फिर उनसे सुझाव को प्राप्त करना। ठीक है, इसमें सुझाव देने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2020 तक थी। आप लोग चाहते तो इसमें अपने सुझावों को भी दे सकते थे कि किस प्रकार से ऑनलाइन शिक्षा को और अधिक बेहतर बनाया जा सकता है। यही इस पूरे अभियान का उद्देश्य था, भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान का। ठीक है, चलिए, और इस अभियान के तहत उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को भी जोड़ा जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मई 2020 में भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा मैसूर क्राफ्ट कारवां ऑफ कर्नाटक पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया? ए रेल मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी पर्यटन मंत्रालय अथवा डी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, पर्यटन मंत्रालय द्वारा मैसूर क्राफ्ट कारवां ऑफ कर्नाटक के नाम से एक वेबिनार का आयोजन किया गया मई 2020 में। ठीक है, 15 मई 2020 को इस वेबिनार का आयोजन किया गया था पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और किस श्रृंखला के तहत बताइए? अभी मैंने बात की सिटी ऑफ सिटीज़ की, जब बात की तो वहाँ पर देखो अपना देश आया था ना, तो उसी देखो अपना देश के तहत जो है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा एक अन्य प्रोग्राम वेबिनार आयोजित किया गया था जिसका नाम था मैसूर क्राफ्ट कारवां ऑफ कर्नाटक। ठीक है, इसके माध्यम से मैसूर की सदियों पुरानी शिल्पों का आयोजन किया जाएगा। ठीक, और अन्य चीज़ इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत के समृद्ध हस्तशिल्प धरोहर को प्रदर्शित करना और पर्यटकों और आगंतुकों को इसका अनुभव कराना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि पहले पहुँचे तो वहाँ पर तब पता है ना क्या पूछा जा रहा है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता माई लाइफ माई योगा का आयोजन किया गया? ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी आयुष मंत्रालय, सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, सही आंसर है इसका देखिए केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा माई लाइफ माई योगा नामक एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ठीक, इसकी घोषणा जो है 31 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपने मन की बात के कार्यक्रम में घोषित किया गया था इस पूरी योजना को। ठीक है, इसके माध्यम से कई प्रकार के पुरस्कार भी दिए गए थे, इनको जानते रहिए। देखिए 3 तरीके के पुरस्कार दिए गए थे। ठीक है, एक युवा श्रेणी का, एक वयस्क श्रेणी का और एक योगा पेशेवर के लिए यह पुरस्कार इस प्रतियोगिता के माध्यम से दिया गया था। ठीक है, जिसमें प्रथम पुरस्कार विजेता को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया, द्वितीय पुरस्कार विजेता को 50,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार विजेता को 25,000 रुपये तक का राशि दी गई थी। ठीक है, आयुष मंत्रालय के साथ साथ यह योजना जो है भारतीय संस्कृत संबद्ध परिषद यानी कि ICCR या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन के माध्यम से या फिर तत्वाधान से आयोजित की गई थी। ठीक है, देखिए इसमें विजेताओं के नाम जानते रहिए आप। तो इसके प्रथम विजेता थे पुरुष श्रेणी में अश्वत्थ हेगड़े और महिला वर्ग की विजेता रहे रजनी गहलोत। ठीक, योगा पेशेवर की श्रेणी में। वहीं वयस्क श्रेणी में इसके पुरुष विजेता रहे राजपाल सिंह आर्य और महिला विजेता रहे शैली प्रसाद, और युवा श्रेणी के इसके विजेता रहे प्रणय शर्मा और महिला विजेता रहे नव्या SS। ठीक है, हालांकि इनके नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं, अगर नहीं ध्यान आते पेपर में तो चलेगा, हो सकता है शायद ही पूछा जाए आपसे, तो एक बार जानते रहिएगा, थोड़ा सा ध्यान देते चलिएगा बस, और कुछ नहीं करना है। यहाँ बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि 1 मई 2020 को राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी योजना एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत कुल कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय क्लस्टर में जोड़े गए? A 5, B 10, C 15 या फिर D 25 या फिर D 20। चलिए,
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत जो है 1 मई 2020 को कुल जो है 5 राज्य और जुड़ गए। ठीक है, कौन कौन से वे 5 राज्य थे? तो वे 5 राज्य थे आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन और दीव सबसे अंतिम में। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन और दीव, यह 5 राज्य जुड़ गए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से 1 मई 2020 को। यह योजना किसकी है? तो यह योजना है आपकी केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की है एक योजना है। ठीक है, और इसका शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 4 मार्च 2019 को अहमदाबाद से किया गया था। ठीक है, वन नेशन वन कार्ड योजना बोलते हैं इसको। ठीक है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एक जारी किया जाता है इसके तहत। ठीक, चलिए आइए देखिए, 1 अगस्त तक इसमें शामिल कुल राज्यों की संख्या अगर आपसे पेपर में पूछ ले तो 1 अगस्त तक इसमें शामिल कुल राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने सीमा अवसंरचना के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की? ए, वीपी मलिक समिति, बी, राजशेखरन समिति, सी, नायक समिति या फिर डी, डीबी सेठकर समिति। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डीबी सेठकर समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने सीमा अवसंरचना के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। चलिए थोड़ा बहुत डीबी सेठकर समिति के बारे में जानिए। तो सबसे पहले जानिए इस समिति को गठित करने का उद्देश्य क्या था, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और यही प्रश्न डायरेक्ट पूछता है। तो देखिए इस समिति के गठन का उद्देश्य था कि जो रक्षा पर व्यय हो रहा है उसका पुनर्संतुलन करना, दूसरा सशस्त्र बलों के लिए लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करना और तीसरा था एनसीसी के पुनर्गठन हेतु अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत करना। 3 काम इस पूरी समिति को यानी कि डीबी सेठकर समिति को 3 कार्य दिए गए थे। यह एक 11 सदस्यीय समिति थी जिसका गठन जो है वर्ष 2016 में किया गया था और इस समिति द्वारा कुछ प्रमुख सिफारिशें दी गई थी जिनको स्वीकार कर दिया गया, जैसे कि पहला 100 करोड़ से अधिक लागत वाले सभी कार्यों के निष्पादन हेतु जो है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट मोड को अपनाना अनिवार्य किया गया। घरेलू और विदेशी खरीद के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का अधिकार जो है 7.5 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 100 करोड़ रुपए करना। तीसरा सड़कों के निर्माण में सीमा सड़कों के सड़कों के निर्माण में तेजी लाना और चौथा भूमि अधिग्रहण और वन एवं पर्यावरण की वैधानिक स्वीकृति को विस्तृत परियोजना यानी कि डीपीआर को मंजूरी का हिस्सा बनाया जाना या फिर बनाया गया। ठीक, देखिए केंद्र सरकार ने डीबी सेठकर समिति की सिफारिशों को अपनी मंजूरी कर प्रदान की, तो यह प्रदान की 18 मई 2020 को। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। डीबी सेठकर समिति की सिफारिशों को अपनी मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा दी गई 18 मई 2020 को। ठीक है, ऐसे समझिए। यहाँ बताइए कि मई 2020 में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? ठीक है, GOAL वाला गोल है, अलग अलग इनके सबके नाम है, आपको पता ही है। जब से मोदी सरकार क्या यह वर्तमान सरकार आई, इन्होंने जो है शॉर्ट फॉर्म पे काफ़ी खेलना शुरू कर दिया है। चलिए यहाँ बताइए मई 2020 में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? ए, गृह मंत्रालय, बी, रक्षा मंत्रालय, सी, वित्त मंत्रालय और डी, जनजाति कार्य मंत्रालय। चलिए किसी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा निकल गया। ठीक है, चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा जो है गोल कार्यक्रम को शुरू किया गया। देखिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था 15 मई 2020 को। गोल का पूरा नाम है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ठीक, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। वैसे इस प्रकार के प्रयोग ना आप अपने मेंस की आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा अपने आंसर्स के लिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, निश्चिंत रहिए, जब प्री के बाद जो है इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे हम लोग बहुत अच्छे से। ठीक है, यहाँ देखिए इस गोल कार्यक्रम की शुरुआत की गई 15 मई 2020 को नई दिल्ली से एक वेबिनार के माध्यम से और इसका उद्घाटन किया गया था केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा। ठीक है, और इसमें साझीदार रहा था एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फेसबुक। वह जो है गोल कार्यक्रम का साझीदार या फिर यूँ कहें कि पार्टनर है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो आदिवासी युवाओं और महिलाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक मंच प्रदान करना, आदिवासियों की उद्यमिता को बढ़ावा देना और आदिवासी युवाओं को डिजिटल मंचों के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना। इसके अंतर्गत जो है 5000 युवा आदिवासी उद्यमियों, कारीगरों और कलाकारों को एक डिजिटल उद्यमिता कार्यक्रम के तहत विषय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षित भी किया जाएगा। गोल कार्यक्रम के अंतर्गत जो कि जनजाति कार्य मंत्रालय का एक कार्यक्रम है। ठीक, इसकी शुरुआत 15 मई 2020 को की गई थी। नेक्स्ट यहाँ बताइए, पूछा जा रहा है कि मार्च 2020 में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जो है कॉन्टेक्ट की शुरुआत की गई? ठीक है, स्पेलिंग ये है, कॉन्टेक्ट की शुरुआत की गई। ए, संचार मंत्रालय, बी, स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है स्वास्थ्य में लिख दे रहा हूँ, बी, स्वास्थ्य मंत्रालय, सी, शिक्षा मंत्रालय या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा लिख दे रहा हूँ,
सी डी इनमें से कोई नहीं। बताइए किसके द्वारा शुरुआत की गई है। ऊपर पेज में लिखा हुआ है, ऐसा ना हो आपको ना दिखे, ना नाप दिए अब, ठीक है, क्रॉस कर दे रहा हूँ। डी ऑप्शन मान लीजिए है ही नहीं। चलिए बताइए, ठीक है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कॉन्टेक्ट की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों शुरुआत की गई? तो देखिए 28 मार्च 2020 को जो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वाजपेयी जी के द्वारा जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य था कि टेली कंसल्टेशन के माध्यम से जो है दूर तक दवाइयों को पहुंचाना या फिर दूर तक सही और समुचित उपचार को पहुंचाना। जैसे आप पढ़ रहे हैं टेली मेडिसिन के बारे में, आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा मेरे ख्याल से। तो इसके माध्यम से जो है सभी को उचित और अच्छा उपचार उपलब्ध करवाना इस कॉन्टेक्ट का लक्ष्य है, ठीक। यह जो है 28 मार्च 2020 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक योजना है, ठीक है। चलिए आगे देख लें। और इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका संचालन किया जा रहा है एम्स नई दिल्ली या फिर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पूछा जा रहा है कि 1 मई 2020 को भारत के कितने राज्यों की मंडियों को ई नैम प्लेटफॉर्म के तहत जोड़ा गया? A6, B7, C8, D इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1 मई 2020 को भारत की जो है 7 मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया, ठीक है। और इसके बाद जो है ई नाम से जुड़ने वाले कुल मंडियों की संख्या हो गई देश भर में 785, ठीक है। और सर्वाधिक मंडी कौन जुड़ी हुई, किस राज्य की जुड़ी हुई? तो सर्वाधिक मंडी जो है ई नाम से जुड़ी है राजस्थान की, लगभग 94 मंडियाँ, ठीक है। और सबसे पहले ई नाम प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाला कौन सा राज्य था? तो यह था कर्नाटक राज्य, ठीक है। ई नाम योजना की शुरुआत की गई थी 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। और वर्तमान में जो है यह किस मंत्रालय से संबंध है? तो यह जो है कृषि एवं किसान मंत्रालय से संबंध है। और जिसके माध्यम से देखिए ई नाम क्या है, तो यह भी जान लीजिए, वैसे आपको पता ही होगा। ई नाम के माध्यम से देश भर की मंडियों को एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के तहत एकत्रित किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि फेसबुक हो गया, कई दुकान, फेसबुक का नाम फ्लिपकार्ट हो गया, कई दुकानें हैं, सब यहाँ से जुड़ गई, अपना सामान बेच रही हैं। उसी प्रकार से ये मान लीजिए ई नाम हो गया, ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम हो गया। यहाँ ई नाम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया। इसके माध्यम से देश भर की सभी मंडियाँ जुड़ गई और इनके माध्यम से अपने प्रोडक्ट की यहाँ पर नीलामी के माध्यम से बिक्री की जाती है। बहुत सिंपल कॉन्टेक्ट है। हाल ही में देखिए इसका उद्देश्य वाक्य भी है एक राष्ट्र एक बाजार। ई नाम का अगर उद्देश्य वाक्य पूछ लिया जाए तो आपको बताना है एक राष्ट्र एक बाजार, ठीक है, या फिर टैगलाइन, ठीक। हाल ही में इसमें कुल नए शामिल 7 राज्य हुए हैं। राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, यह 7 राज्य इसमें हाल ही में शामिल हुए हैं, ठीक। और इनमें जो है इन सभी 7 राज्यों से कुल मिलाकर के 200 नई मंडियाँ शामिल हुई हैं और टोटल 785 यह आपको बता ही दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मई 2020 में NMCG, ठीक है, ऐसे लिख दे रहा हूँ, एन नहीं लिख पाया सही से मैं, तो NMCG नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, ठीक है, और NIUA, ठीक। बताइए मई 2020 में NMCG और NIUA द्वारा नदी प्रबंधन का भविष्य शीर्षक के तहत आइडियाथन, ठीक है, अभी तक हैकाथन पढ़ते आए थे हम लोग, ठीक है, आइडियाथन भी जानिए, ठीक है। नदी प्रबंधन का भविष्य शीर्षक के तहत आइडियाथन का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था? ए जल शक्ति मंत्रालय, बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए NMCA का मतलब बता दिया गया है आपको। NMCA का मतलब है नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा और NIUA का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। अभी हिंदी में नीचे नाम आपको बता दूंगा, ठीक है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ऊपर वाले का नाम है और दूसरे का नाम है शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान, ठीक। चलिए फिलहाल यहाँ आंसर दीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल शक्ति मंत्रालय के तहत जो है यह आइडियाथन का आयोजन किया गया, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है एक शीर्षक था जिसका नाम था नदी प्रबंधन का भविष्य। देखिए नदी प्रबंधन भविष्य का जो है 1 मई 2020 को इसकी घोषणा की गई थी, जो कि जल शक्ति मंत्रालय से संबंध है, ठीक है। यह इसके आयोजनकर्ता थे NMCG यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान यानी कि NIUA नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ अर्बन अफेयर्स द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य नदी प्रबंधन भविष्य का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था कि जैसे कोविड-19 में आपने देखा कि कोविड-19 में किस प्रकार से जो है नदियाँ स्वच्छ हो गई,
ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम हो गया। तो इस प्रकार की चीज़ें, जो इस प्रकार की सकारात्मक घटनाएं आई, इस प्रकार की घटनाओं यानी कि कोविड-19 के ये जो सकारात्मक प्रभाव आए, यह किस प्रकार से भविष्य के प्रबंधन के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं, ठीक है, ताकि नदियाँ स्वच्छ रखी जा सकें। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 30 मई 2020 को वर्तमान भारत सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा किस पोर्टल की शुरुआत की गई? एआई पोर्टल, बी एआई पोर्टल, सी बीआई पोर्टल या फिर डी उपर्युक्त सभी। चलिए, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा जो है मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहली वर्षगांठ पर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल की शुरुआत की गई, ठीक है। तो इसको उद्घाटन किसने किया था? तो कौन है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री यहाँ है रविशंकर प्रसाद, ठीक है। इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, ठीक है। पोर्टल का नाम है www.ai.gov.in। बिल्कुल मत जानिए, याद भी मत रखिएगा, ठीक है। यह जो है संयुक्त साझेदारी के माध्यम से शुरू की गई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन रहेगा और दूसरा जितने भी आईटी उद्योग हैं वह शामिल रहेंगे, ठीक है। इनकी संयुक्त साझेदारी से इस पोर्टल का मैनेजमेंट किया जाएगा, ठीक। चलिए, एआई क्या होता है? तो कृत्रिम तरीके से विकसित करने की गई बौद्धिक क्षमता, इसके बारे में क्या जानेंगे आप, ठीक है। एआई के जनक कौन थे? तो एआई के जनक माने जाते हैं जॉन मैकार्थी, ठीक है। देखिए, इसके तहत जो है यानी कि एआई पोर्टल के तहत एक अन्य कार्यक्रम शुरू किया गया। देखिए यहाँ जानिए, ठीक है। इस अवसर पर यानी कि जब 30 मई 2020 को एआई पोर्टल का शुभारंभ किया गया था, तो इसी अवसर पर एक युवाओं के लिए राष्ट्रीय प्रोग्राम शुरू किया गया जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ, जिसका उद्देश्य देश के युवा छात्रों को तकनीकी मंच प्रदान करना, ठीक है। और यह रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ इंटेल इंडिया की एक पहल है जो स्कूली छात्रों को एआई तकनीक का ज्ञान या फिर स्कूली छात्रों में एआई तकनीक को बढ़ावा देगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं हम लोग। यहाँ पूछा जा रहा है कि मई 2020 में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर बी लाल के शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर नामक ई बुक का विमोचन किया गया। तो प्रोफेसर बी लाल संबंधित हैं? ए संगीतज्ञ, बी पुरातत्वविद, सी समाज सेवी या फिर डी जीव विज्ञानी। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर बी लाल जो है वह पुरातत्व से संबंधित है और यह एक पुरातत्वविद हैं, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो देखिए, प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर नामक एक बुक का विमोचन किया गया संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 2 मई 2020 को, ठीक है। नई दिल्ली में इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। और बेबी लाल के बारे में अगर थोड़ा सा जानकारी जानी तो यह पुरातत्ववेत्ता थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बेडौरा गांव में 2 मई 2021 को हुआ था। तो हैं तो नहीं होंगे, ठीक है, चले गए हैं, ठीक है। और वर्ष 2000 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और प्रोफेसर बी लाल जो है यह 1968 से लेकर के 1972 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI, ठीक है, ASI के महानिदेशक भी रहे थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहीं से बताइए, चलने की क्या ज़रूरत है भाई, कहीं दौड़ के थोड़ी ना जाना है। देख, मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितनी महिलाओं को समाज में उनके योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार 2019 प्रदान किया? A 16, B 14, C 13 या फिर D 11। चलिए देखिए, 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इसी अवसर पर भारत में जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में नारी शक्ति पुरस्कारों को दिया जाता है ताकि नारियों को उनके असाधारण कार्यों हेतु असाधारण और विशिष्ट कार्यों के लिए पुरस्कारों को प्रदान किया जा सके। तो इस वर्ष के नारी शक्ति पुरस्कार 2019 में कुल मिलाकर के 16 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा और चीज़ें जानिए, किनको किनको यह पुरस्कार दिया गया है। और चीज़ नहीं जानना, किनको किनको यह पुरस्कार दिया गया, जिनमें कुछ चुनिंदा नाम आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अवनी चतुर्वेदी का नाम ध्यान रखना है, यह मध्य प्रदेश की हैं, ठीक। मोहना सिंह उत्तर प्रदेश का नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की एक अन्य महिला कलावती देवी का नाम आपको याद रखना है। बाकी अन्य के बारे में जानिए तो देखिए, पदाला भूदेवी यह आंध्र प्रदेश की हैं, बीना देवी बिहार की, आरिफा जान जम्मू कश्मीर की, चामी मुर्मू झारखंड की हैं, तो नीलजा बांगमो यह लद्दाख क्षेत्र से हैं, रश्मि उर्ध्वारे से लद्दाख के बारे में इनके नीलजा बांगमे के नाम को भी आप दिमाग में रखे रहिएगा। दिमाग में तो सभी का नाम आपको रखना चाहिए लेकिन इन पर फोकस करिएगा, ठीक है। अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और कलावती देवी, जिसमें अवनी चतुर्वेदी मध्य प्रदेश की हैं, ठीक। नेक्स्ट, रश्मि उर्ध्वारे से यह महाराष्ट्र की हैं, मान कौर यह पंजाब की हैं, कलावती देवी उत्तर प्रदेश की, तासी एवं नुंगसी मलिक यह उत्तराखंड की हैं, कौशिकी चक्रवर्ती यह पश्चिम बंगाल की हैं, अवनी चतुर्वेदी मध्य प्रदेश की, भावना कंठ बिहार, मोहना सिंह उत्तर प्रदेश तथा भगीरथी अम्मा तथा कार्थयायनी अम्मा यह दोनों केरल से संबंधित हैं।
चलिए नेक्स्ट और अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखिए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और अगला प्रश्न हमारा बात कर रहे यहाँ पूछा जा रहा है कि मई 2020 में कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी वर्ष 2019-20 के प्रमुख फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, ठीक, तीसरा अग्रिम अनुमान पूछा जा रहा है। ठीक है, वर्ष 2019-20 के लिए कौन जारी करता है यह अनुमान, तो जान लीजिए कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जो है वो प्रत्येक वर्ष जो है अग्रिम अनुमानों को जारी किया जाता है कि कितना जो है उत्पादन होने की संभावना है। ठीक, यहाँ से प्रश्नों के माध्यम से भी चीज़ों को पकड़ा करिए। ठीक, चलिए तो देखिए पूछा जा रहा है कि तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन होने का अनुमान है। ए 295.67 मिलियन टन, बी 285.76 मिलियन टन, सी 275.57 मिलियन टन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 295.67 मिलियन टन होने का तीसरा अग्रिम अनुमान लगाया गया कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा कुल खाद्यान्न उत्पादन का। ठीक है, इनमें जो है इनको थोड़ा थोड़ा बांटिए। देखिए यह तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया था 15 मई 2020 को, और इनको अगर बांट लीजिए 295.67 मिलियन टन जो उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है, इनमें जो है चावल का उत्पादन लगभग 117.94 मिलियन टन होना अनुमानित है, तो गेहूं का उत्पादन जो है 107.8 मिलियन टन होना अनुमानित है। वहीं कुल तिलहन उत्पादन जो है 33.50 मिलियन टन होना अनुमानित है, जिसमें सोयाबीन का उत्पादन 12.4 मिलियन टन, रेपसीड एवं सरसों का उत्पादन 8.70 मिलियन टन, मूंगफली का उत्पादन 9.35 मिलियन टन, गन्ने का उत्पादन जो है 358.14 मिलियन टन और कपास का उत्पादन जो है यह 36.08 मिलियन गांठें होने का अनुमान लगाया गया, जिसमें एक गांठ होती है 170 किलोग्राम की। ठीक है, कपास मिलियन टन में नहीं होता है, गांठों के हिसाब से या कट्टों के हिसाब से बिकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि जून 2020 में संयुक्त राष्ट्र के गरीबी उन्मूलन गठबंधन के संस्थापक सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जानते रहिएगा। ठीक है, भारत जो है गरीबी उन्मूलन गठबंधन का संस्थापक सदस्य है। ठीक है, और यह संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र का है। ठीक, अब बताइए संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने गरीबी उन्मूलन गठबंधन का औपचारिक रूप से शुभारंभ कब किया। ए 25 जून 2020, बी 26 जून 2020, सी 28 जून 2020 या डी 30 जून 2020। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 30 जून 2020 को जो संयुक्त राष्ट्र के 74वें सत्र के संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के जो अध्यक्ष थे तिजानी मोहम्मद बंदे, इनके द्वारा गरीबी उन्मूलन गठबंधन की औपचारिक शुरुआत की गई। ठीक है, भारत जो है गरीबी उन्मूलन गठबंधन का एक संस्थापक सदस्य है और इसका लक्ष्य क्या है, इस पूरी गरीबी उन्मूलन गठबंधन का लक्ष्य क्या है, तो जो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयासों पर अपना ध्यान केंद्रित करना। ठीक, चलिए देखिए यह गठबंधन जो है विश्व में शांति, मानवाधिकार, सतत विकास को गरीबी के कारण पैदा होने वाले खतरों के विषय में जागरूकता पैदा करने हेतु सदस्य देशों को एक मंच जो है वह मुहैया करवाएगा। सामान्य सी बात है, यहाँ आप जानते रहे, क्योंकि पूछा जा सकता है कि गरीबी को हटाना लक्ष्य है गरीबी उन्मूलन गठबंधन का, तो वहाँ लिखना है आपको नहीं, गरीबी हटाना लक्ष्य नहीं है, इसका लक्ष्य है कोरोना वायरस के कारण जो कोरोना वायरस जैसी जो वैश्विक महामारी है, इसके बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था किस प्रकार से बढ़ाई जाए, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जुलाई 2020 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा निवेशक देश बन गया है। ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन अथवा डी फ्रांस। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा निवेशक जो है वह भारत है, पहला जो है अमेरिका है, तीसरा आपका जर्मनी है, चौथा फ्रांस और पांचवा चीन है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, वैसे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें बता दी गई। ब्रिटेन का सबसे बड़ा निवेशक है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे स्थान पर जर्मनी, चौथे स्थान पर फ्रांस और पांचवें स्थान पर ब्रिटेन में सबसे बड़ा निवेशक है चीन। भारत के द्वारा ब्रिटेन में लगभग 120 प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, या ब्रिटेन के 120 प्रोजेक्ट्स में निवेश किया गया है, जिसके माध्यम से वहाँ पर 5,429 लोगों को रोजगार भी प्रदान किया गया है। चलिए यहाँ बताइए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 25 जून 2020 को किस राज्य में हरिताहरम कार्यक्रम का छठा चरण शुरू किया गया। ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु अथवा डी केरल। चलिए
तो सही आंसर जानने से पहले कुछ चीज़ें देखिए हरिताहारम किस चीज़ के लिए मनाया जाता है? तो हरिताहारम जो है एक वृक्षारोपण कार्यक्रम है, ठीक है। इसकी शुरुआत की गई थी 3 जुलाई 2000। चलिए नीचे दिखाता हूँ इसको। हरिताहारम जब बस इतना जानिए, यह एक वृक्षारोपण कार्यक्रम है और इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना, ठीक। इसका 6वां चरण की शुरुआत 25 जून 2020 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के द्वारा जो है मेढक जिले के नरसापुर वन क्षेत्र में काले बेर, जिसको नेरडू बोला जाता है वहाँ पर लोकली, ठीक है, काले बेर या नेरडू का पौधा लगा करके इसकी शुरुआत की गई थी। इस कार्य में यानी 6वें चरण का लक्ष्य लगभग रखा गया है राज्य भर में 30 करोड़ पौधों का रोपण, 30 करोड़ पौधों को लगाना या फिर 30 करोड़ पौधरोपण को करना। तो हरिताहारम कार्यक्रम आपको बता ही दिया गया कि यह तेलंगाना सरकार द्वारा कार्यान्वित एक व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 3 जुलाई 2015 को, ठीक। चलिए, वृक्षारोपण से संबंधित कार्यक्रम है तो ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ को। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पूछा जा रहा है कि 25 जून 2020 को लघु, मध्यम और बड़े स्तर यानी कि एमएसएमई के उद्योगों के लिए अपने उद्योग सुविधा अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी राजस्थान या फिर डी तमिलनाडु। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक सरकार द्वारा एमएसएमई उद्योगों के लिए अपने उद्योग सुविधा अधिनियम में संशोधन कर दिया गया और संशोधन के माध्यम से यह किया गया कि अगले 3 वर्षों तक अगर राज्य में कोई भी अपना एमएसएमई उद्योग स्थापित करना चाहता है, मध्यम या लघु उद्योग स्थापित करना चाहता है, तो उसे 3 वर्षों के लिए किसी भी वैधानिक मंजूरी की प्रतीक्षा किए बिना अपना निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है उसके द्वारा, ठीक है। मतलब आने वाले 3 वर्षों तक जैसे आपको कोई कंपनी लगानी है तो आपको कई तरीके की परमिशन लेनी होती है, लेकिन आप चाहें तो अगले 3 वर्षों तक किसी भी प्रकार के निर्माण को कर सकते हैं और इसके लिए आपको परमिशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप निर्माण कार्य शुरू कर दीजिए और उधर परमिशन के लिए अप्लाई करते रहिए, ठीक। इस प्रकार का संशोधन कर्नाटक में किया गया और अधिनियम था कर्नाटक उद्योग सुविधा अधिनियम 2002, जिसमें कि संशोधन किया गया था, ठीक। वर्तमान में देखिए राजस्थान और गुजरात 2 ऐसे राज्य हैं जिनके द्वारा केवल और केवल लघु उद्योगों के लिए अपने उद्योग अधिनियमों में संशोधन किया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य की पुलिस ने सर्वप्रथम टेसर गन प्राप्त किया? ए राजस्थान, बी दिल्ली, सी गुजरात या फिर डी केरल। चलिए, गुजरात राज्य की पुलिस ने या फिर गुजरात पुलिस ने सर्वप्रथम टेसर गन प्राप्त किया। टेसर गन के बारे में जानिए तो यह एक बिजली चालित गन है जिसके माध्यम से जो है किसी की हत्या तो नहीं हो सकती है या फिर किसी पर हमला, जानलेवा हमला तो नहीं किया जा सकता, लेकिन व्यक्ति को बेहोश तो किया ही जा सकता है टेसर गन के माध्यम से, ठीक है। इसी प्रकार के टेसर गन आप हॉलीवुड में देखते होंगे जिनका उपयोग जो है वहाँ यूके और अमेरिका की पुलिस द्वारा किया जाता है, सामान्य है वहाँ के लिए और यह एक गैर घातक हथियार है। टेसर गन का सर्वप्रथम प्रदर्शन जो है वर्ष 1993 में किया गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यह एक इलेक्ट्रोशॉक हथियार है जिसके लगने पर कुछ मिनटों के लिए व्यक्ति बेहोश हो जाता है, ठीक है। इससे जो है व्यक्ति जो है इसका लक्ष्य जो होता है व्यक्ति जो है इससे व्यक्ति जो है न्यूरोमस्कुलर अक्षमता से ग्रस्त हो जाता है, इस कारण जो है वह बेहोश हो जाता है, ठीक। चलिए अगली प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और जानते रहे, टेसर गन से दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक। इसकी शुरुआत 20 मार्च 2020 को गुजरात पुलिस को यह दिया गया था, जो कि भारत में प्रथम पुलिस है जिसको जो है टेसर गन दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बस इतना जानिए टेसर गन किसको मिला और इसका उद्देश्य क्या है या फिर इसके द्वारा किया क्या जाता है, यानी कि यह एक है क्या टेसर गन? यह एक इलेक्ट्रोशॉक हथियार है जिसके लगने पर व्यक्ति जो है कुछ मिनटों के लिए बेहोश हो जाता है, ठीक है। बहुत घातक नहीं, गैर घातक रक्षा हथियार है। यहाँ पर बताइए भारत सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है? ए 93, बी 101, सी 111 या फिर डी 109। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, सुन रहे होंगे आजकल लगातार चर्चा में बना रहता है यह। चलिए तो सही आंसर है इसको देखिए, भारत सरकार द्वारा जो है पिछले 12 वर्षों में 101 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को अधिसूचित या फिर अपनी मंजूरी प्रदान कर दी गई है, ठीक है। 1 अप्रैल 2008 से लेकर के 29 अप्रैल 2020 तक 101 विशेष आर्थिक क्षेत्रों का अधिसूचित कर दिया गया, ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है उस भौगोलिक भाग को कहते हैं जहां पर किसी विशेष आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन, व्यापार या अन्य आर्थिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है, ठीक है। वही इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिसके बारे में आज सुबह टेस्ट सीरीज में मैंने बात की थी, ठीक है। तो देखिए प्रथम सेज कहाँ पर बनाया गया था? तो प्रथम सेज बनाया गया था कांडला, कौन सा था? तो यह था कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसका निर्माण जो है जिसको अधिसूचित किया गया था वर्ष 1965 में, ठीक है। ये क्या हो गया है कि नहीं, कभी कभी कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। देखिए सेज से संबंधित नीति का अध्ययन करने के लिए बाबा कल्याणी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, ठीक है। बाबा कल्याणी जो समिति थी यह
सेज स्थापना की नीति से संबंधित थी और इस समिति द्वारा सुझाव दिया गया था कि सेज नीति को जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर WTO के व्यापार मानकों के अनुरूप बनाया जाए, ऐसा इस समिति के द्वारा सुझाव दिया गया था, बाबा कल्याणी की समिति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक जलवायु पहल आपदा प्रतिरोधी संरचना CDRI द कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का सह अध्यक्ष बना है। बताइए CDRI का सह अध्यक्ष कौन बना है? हमेशा चर्चा में रहेगा यह, हो सकता है प्रश्न भी आपसे पूछा जाए डायरेक्ट। ऑप्शन है आपके पास A जापान, B यूनाइटेड किंगडम, C फ्रांस या फिर D रूस। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर B, यूनाइटेड किंगडम जो है वह CDRI का सह अध्यक्ष बना है। ठीक है, CDRI जो है भारत के नेतृत्व वाली एक वैश्विक पहल है, जैसे कि आपका हो गया वो क्या नाम है उसका, सौर ऊर्जा के लिए जो पहल शुरू की गई उसका क्या नाम है भाई, एक सेकेंड, इंडियन सोलर अलायंस जो है, ठीक, सोलर अलायंस जैसे है वैसे ही यह भी एक CDRI भी भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक पहल है। ठीक है, और इसमें सह अध्यक्ष इस वर्ष बनाया गया है यूनाइटेड किंगडम जो है इस वर्ष इसका सह अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, और इसमें सह अध्यक्षता की घोषणा की गई 20 मार्च 2020 को। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है पिछले वर्ष न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन के दौरान इसकी CDRI की स्थापना की गई थी। ठीक, देखिए यह एक इसकी जो है सर्वोच्च नीति निर्माण की संस्था, यह इसके द्वारा CDRI में नीति निर्माण का कार्य जो है इसकी गवर्निंग काउंसिल या फिर शासी परिषद के द्वारा किया जाता है। इसमें सह अध्यक्ष का कार्यकाल जो है वह रोटेशन बेसिस पर रहता है, प्रत्येक 2 वर्ष के लिए कोई न कोई सह अध्यक्ष इसका बनता है। वर्तमान में इसकी सह अध्यक्षता जो है वह यूनाइटेड किंगडम के द्वारा की जा रही है, जिसमें जो है यूनाइटेड किंगडम की तरफ से नियुक्त किए गए हैं UK के व्यापार, ऊर्जा और औद्योगिक रणनीति के राज्य सचिव आलोक शर्मा जी। ठीक है, इस बार जो है कोविड-19 के कारण जो है इसमें जो है वीडियो लिंक के माध्यम से ही भाग लिया गया था CDRI में इनके द्वारा, आलोक शर्मा जी के द्वारा। देखिए आलोक शर्मा जी जो है यह UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2020 के भी अध्यक्ष हैं, यानी कि COP26 के भी अध्यक्ष जो है आलोक शर्मा ही हैं, जो कि भारत के नहीं यूनाइटेड किंगडम के नागरिक हैं। ठीक, यहाँ बताइए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? A 120, B 113वां या फिर C 121वां अथवा D 141वां। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर A, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान रहा 120वां। ठीक, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत का स्थान था 100, बताइए। चलिए आपके लिए प्रश्न है, देखिए यहाँ पर देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 को जो है द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है, जो कि वाशिंगटन स्थित एक संस्था है, और यह इस रिपोर्ट का यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का 26वां संस्करण था, जिसमें भारत को 120वां स्थान मिला। इसमें कुल देशों की शामिल संख्या थी 186 देशों को शामिल किया गया था भारत के साथ। ठीक है, और इसमें प्रथम 4 देश रहे सिंगापुर, हांगकांग, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, और अंतिम 4 देश रहे उत्तर कोरिया, इसको 180वां स्थान मिला, वेनेजुएला इसको 179वां स्थान मिला, क्यूबा इसको 178 स्थान मिला और इरिट्रिया इसको 177 नंबर कह रहा हूँ स्थान मिला। ठीक है, वहीं देखिए आप समझ रहे होंगे कि अंतिम स्थान पे उत्तर कोरिया 180वें रैंक के साथ क्यों रहा, जबकि इसमें 186 देश थे। तो देखिए इसमें जो है 6 देशों को शामिल ही नहीं किया गया था। ठीक है, 186 देशों में जो थे उनमें 6 देशों को किसी भी वरीयता क्रम में नहीं रखा गया था। वे 6 देश थे इराक, यमन, सोमालिया, सीरिया, लीबिया और लिंचेस्टीन। ठीक, या लिंचेस्टाइन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए यह सूचकांक जो है मुख्यतः 4 आधारों पर बनाया जाता है। पहला कानून का नियम, दूसरा सरकार का आकार, तीसरा नियामकी प्रभाव और चौथा खुला बाजार। इन 4 आधारों के पर इस पूरे सूचकांक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा तैयार किया जाता है। इस वर्ष भारत की रैंकिंग इसमें रही 120वीं और भारत को कुल जो है इसमें 56.5 अंक प्राप्त हुए थे। चलिए बस हो गया, इससे ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता तो है नहीं इसमें। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग के यानी कि OBC के उप श्रेणीकरण के मुद्दे के परीक्षण के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को कितने महीने तक के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की? A 5 महीने, B 6 महीने, C 7 महीने या फिर D 8 महीने। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर B, 6 महीने के लिए जो है OBC वर्ग के उप श्रेणीकरण के लिए जो समिति गठित की गई थी उसका कार्यकाल अतिरिक्त 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। पेन तो मैंने लिया ही नहीं था, मैं टिक लगाने जा रहा था। ठीक है, चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, याद रखिए आप लोग। कुछ अन्य चीज़ें इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए
यह मत जानिए स्वीकृति कब प्रदान की गई थी। देखिए इसका गठन कब किया गया था, तो ओबीसी उपश्रेणीकरण आयोग का गठन जो है 2 अक्टूबर 2017 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, ओबीसी उपश्रेणीकरण आयोग की अध्यक्षता है श्रीमती जी रोहिणी जी, जो कि पूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। ठीक, चलिए इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है ओबीसी की वर्तमान सूची में शामिल ऐसे समुदाय जिन्हें केंद्र सरकार के पदों पर नियुक्ति या केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का लाभ नहीं मिल पाया है, उनको जो है इस लाभ को पहुंचाना। ठीक है, देखिए आयोग द्वारा जो विस्तारित अवधि 6 महीने की दी गई है, तो आयोग के लिए डेडलाइन निर्धारित की गई है 31/1/2020 यानी कि 21। ठीक है, यानी कि 31 जनवरी 2021 तक जो है आयोग को अपनी रिपोर्ट दे देनी है केंद्र सरकार को। चलिए नेक्स्ट और अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। केंद्र सरकार को देगा या राष्ट्रपति को देगा, चलिए यह आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, यह रिपोर्ट जो है यह ओबीसी उपश्रेणीकरण का जो यह आयोग बना है, यह रिपोर्ट किसको सौंपेगा। ठीक है, संविधान का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यह। चलिए बताइए आप लोग। नेक्स्ट, हाल ही में किस, या फिर आप लोग खोजिए इसको। नेक्स्ट बताइए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा जम्मू और कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिले में 2 अहम सेतु क्रमशः देविका और पुनेजा का शुभारंभ किया गया। ए अमित शाह, बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सी नितिन गडकरी या फिर डी पीयूष गोयल। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जितेंद्र सिंह जो कि जो है उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है तथा कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग के भी राज्य मंत्री हैं। इनके द्वारा जो है इतना किसके क्या मंत्री हैं मत याद रखिए। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए इतना, बस इतना जानिए कि देविका और पुनेजा पुल को जो है उधमपुर और डोडा जिले में, यानी कि उधमपुर में देविका पुल का और डोडा जिले में पुनेजा पुल का उद्घाटन किया गया केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। यह दोनों पुल जो है जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है। ठीक है, उधमपुर जिले में अवस्थित जो पुल है उसकी कुल लंबाई 10 मीटर है और डोडा जिले में जो पुल है इसकी कुल लंबाई है 50 मीटर की। यह भी मत याद रखिएगा। ठीक है, किस लिए चालू किया गया यह भी मत याद रखिएगा। ठीक है, यातायात की व्यवस्था दूर करने, और मैं बस बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि छोड़ दिया है। ठीक है, शुभारंभ कब किया गया था यह जरूर याद रखिएगा कि 24 जून 2020 को जम्मू कश्मीर में 2 सेतुओं का उद्घाटन किया गया था, जिसमें उधमपुर में देविका पुल का और डोडा जिले में पुनेजा पुल का शुभारंभ किया गया था केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। बस इतनी स्टेटमेंट आपको याद रखनी। और विशेषता क्या है इस पुल की, तो यातायात की व्यस्तता को दूर करना। ठीक है, और शहरी क्षेत्र के विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के अलावा देविका और पुनेजा सेतु जो है सेना के काफिलों और वाहनों की सुगम आवाजाही में भी सहायता प्रदान करेंगी। ठीक, मत याद रखिएगा विशेष इसका। ठीक है, बिल्कुल गैर विशेष है आपकी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस तिथि को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की। ए 23 जून 2020, बी 24 जून 2020, सी 25 जून 2020 या फिर डी 26 जून 2020। 200 नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोरखपुर के निकट, गोरखपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। ठीक है, इसके माध्यम से देखिए कुशीनगर आप लोग जानते हैं कि यह एक बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ स्थल है। इसी कारण जो है यहाँ पर यहाँ के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। ठीक है, कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है कुशीनगर। ठीक है, इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी 24 जून 2020 को। चलिए नेक्स्ट और अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखिए कुशीनगर हवाई अड्डे के माध्यम से श्रावस्ती, कपिलवस्तु और लुम्बिनी आदि सांस्कृतिक स्थलों से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा जा सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न बताइए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जुड़ सकते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत के विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया। ए टोक्यो जापान, बी मास्को रूस, सी लॉस एंजल्स अमेरिका या फिर डी लंदन ब्रिटेन। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लॉस एंजल्स अमेरिका में हाल ही में विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया गया। ठीक, 23 जून 2020 को इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। इस विश्वविद्यालय के चांसलर हैं डॉक्टर HR नागेंद्र। ठीक है, पहले चांसलर हैं, योग विश्वविद्यालय के पहले चांसलर बनाए गए हैं डॉक्टर HR नागेंद्र जी। ठीक है, देखिए इसका उद्घाटन किया गया था केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन जी के द्वारा और विदेशी मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष P चौधरी द्वारा संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया गया था या फिर शुभारंभ किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्वविद्यालय का नाम तो जान लीजिए। देखिए इस विश्वविद्यालय का नाम है स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान। ठीक, चलिए अगला प्रश्न बताइए।
तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय नौसेना के जल सर्वेक्षण जहाज INS जमुना ने किस देश के साथ मिलकर के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया है? ए अमेरिका, बी चीन, सी श्रीलंका या फिर डी मालदीव। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारतीय नौसेना ने श्रीलंका की नौसेना के साथ मिल करके हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण को पूरा किया। ठीक है, भारतीय नौसेना का जो जल सर्वेक्षण जहाज है जिसका नाम है INS जमुना, ठीक है, इसके साथ मिल करके श्रीलंका की सेना द्वारा हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण को पूरा किया गया। इस अपने सर्वेक्षण के दौरान जो है श्रीलंका की नौसेना के जवानों को बंदरगाह के परिचालन के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया 2 माह तक। देखिए इसका सर्वेक्षण स्थल कहाँ था? तो श्रीलंका के दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट पर यह सर्वेक्षण स्थल था और इसको प्रारंभ किया गया था 6 फरवरी 2020 को। ठीक, चलिए INS जमुना को जानते रहे, यह भारतीय नौसेना का एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 15 जून 2020 को भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के मध्य हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। यह झड़प लद्दाख की किस घाटी में हुई थी? ए गलवान घाटी, बी द्रास घाटी, सी मस्कोई घाटी या फिर डी श्योक घाटी। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी 15 जून 2020 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच जिसमें जो है 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि यह झड़प जो है अब तक इतनी बड़ी संख्या में सैनिक कभी भी शहीद नहीं हुए भारत चीन सीमा पर 1967 के बाद से। ठीक है, पहली बार इतनी अधिक संख्या में सैनिक शहीद हुए हैं भारत चीन सीमा विवाद पर। ठीक है, गलवान घाटी अगर लोकेशन देखनी तो आप लद्दाख के पश्चिम में जाइएगा और अक्साई चीन के पूर्व में आइएगा, यहाँ पर आपको लद्दाख घाटी गलवान घाटी मिल जाएगी। ठीक है, और अक्साई चीन जिसको जो है चीन द्वारा कब्जा किया गया और चीन को इसको अपने झिंझियांग प्रांत के रूप में नियंत्रित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट और अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का पहला केबल स्टे रेलवे पुल यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का पहला केबल स्टे रेलवे पुल अंजी खड्ड पुल, ठीक है, केबल स्टे रेलवे पुल जिसका नाम है अंजी खड्ड पुल किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? ए जम्मू और कश्मीर, बी ओडिशा, सी मेघालय या डी हिमाचल प्रदेश। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर राज्य में भारत का पहला केबल स्टे रेलवे पुल जिसका नाम है अंजी खड्ड पुल उसको विकसित किया जा रहा है। ठीक, और इस पुल को जो है कुंकड़ रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। यह पुल जो है केबल स्टे रेलवे पुल जो है यह पुल जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का हिस्सा है। ठीक, और इस परियोजना में चेनाब नदी पुल भी शामिल है और पुल का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन जाएगा यह केबल स्टे अंजी खड्ड रेल पुल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि मार्च 2020 में किस न्यायालय ने अपने निर्णय में भारत में क्रिप्टो करेंसी व्यापार को अनुमति प्रदान की? ए उच्चतम न्यायालय, बी दिल्ली उच्च न्यायालय, सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय या फिर डी मुंबई उच्च न्यायालय। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है मार्च 2020 में अपने एक निर्णय के माध्यम से भारत में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग की अनुमति या फिर क्रिप्टो करेंसी व्यापार को अनुमति प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, और इस पर निर्णय दिया गया था न्यायमूर्ति RF नरीमन की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ के द्वारा। ठीक है, इसमें याचिका की गई थी इस क्रिप्टो करेंसी के व्यापार के लिए याचिका की गई थी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन यानी कि IMAI इंडिया के द्वारा। ठीक, देखिए क्रिप्टो करेंसी व्यापार पर जो है 6 अप्रैल 2018 को RBI द्वारा एक सर्कुलर जारी करके प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक, लेकिन बाद में वर्तमान में भारत में क्रिप्टो करेंसी के व्यापार को अनुमति प्रदान कर दी गई है उच्चतम न्यायालय के अपने एक निर्णय के द्वारा। इस पूरे मामले में जानने के लिए बस आपको इतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए और अगला प्रश्न पे हम लोग चल देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फरवरी 2020 में भारत ने किस देश के साथ बस सेवा संबंधी MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? ए नेपाल, बी म्यांमार, सी भूटान या फिर डी इसमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार के साथ जो है भारत और म्यांमार के बीच बस संचालन के लिए भारत सरकार द्वारा जो है फरवरी 2020 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई। यह समझौता जो है वैलेंटाइन डे यानी कि 14 फरवरी 2020 को हस्ताक्षरित किया गया था। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी 7 अप्रैल 2020 को। इस योजना को शुरू कर दिया गया। यह जो है म्यांमार के मांडले को
मणिपुर इम्फाल से जोड़ेगी। ठीक है, मणिपुर के इम्फाल को म्यांमार के मांडले से जोड़ेगी, ऐसे जानिए। ठीक है, अपने देश से दूसरे देश चलेंगे ना हम लोग, मांडले से थोड़ी ना यहाँ आएंगे, वो लोग पढ़े मांडले से मांडले से इम्फाल को जोड़ा जा रहा है, हमको तो पढ़ना है इम्फाल से मांडले को जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसमें जो है एक अन्य इसमें जो है 2 लोगों के द्वारा इस सर्विस को चलाया जाएगा, इस बस सर्विस को 2 संस्थाओं के माध्यम से, जिसमें भारतीय कंपनी है सेवन सिस्टर हॉलीडेज कंपनी लिमिटेड और म्यांमार की कंपनी है स्वे मांडले एक्सप्रेस कंपनी लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों के माध्यम से इस बस सर्विस का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है यात्रा एवं पर्यटन को बढ़ावा देना है। देखिए विशेष क्या है, तो देखिए यह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है भारत की जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हस्ताक्षरित की गई और सेवन सिस्टर हॉलीडे द्वारा जो है इसमें 2 जगहों से बस का संचालन किया जाएगा। ठीक है, जिसमें तमू से मोरेह तक और इम्फाल तक बस सेवा का संचालन किया जाएगा। ठीक है, जिसमें तमू जो है यह आपका म्यांमार में है, ठीक, और इम्फाल तो पता ही है कहाँ पर है, और मोरेह जो है यह आपका म्यांमार में है। ठीक, मोरेह जो है आपका मणिपुर में। ठीक है, यहाँ देखिए ऐसे ऐसे लोकेशन बनाओ ना, ये मणिपुर है और यहाँ से ऐसे म्यांमार चला आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे मोरेह है और यहीं पर बॉर्डर पर ही आपको तमू मिल जाएगा। ठीक है, तो मोरेह से तमू तक और इसके अलावा जो है इम्फाल तक बस की सेवा प्रदान की जाएगी। 2 खंडों में यह बस सेवा प्रदान करेगा सेवन सिस्टर हॉलीडेज कंपनी। बाकी आगे की बस सेवा म्यांमार के लिए आपको स्वे मांडले एक्सप्रेस कंपनी लिमिटेड म्यांमार की प्रदान करेगी। ठीक है, देखिए मणिपुर म्यांमार के साथ लगभग जो है 398 किलोमीटर की सीमा भी साझा करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ए नई दिल्ली, बी पुडुचेरी, सी जम्मू और कश्मीर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सीए के खिलाफ अधिनियम पारित करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी जो है वर्तमान में कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित राज्य है। बस यहीं से आप अपना आंसर सही टिक कर ले जाएंगे। ठीक है, पुडुचेरी विधानसभा द्वारा 12 फरवरी 2020 को सीए के खिलाफ जो है अधिनियम को पारित कर दिया गया। सीए के खिलाफ अन्य 2 राज्यों द्वारा अधिनियम पारित किया गया है, केरल और पश्चिम बंगाल के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि फरवरी 2020 में असम का कौन सा शहर शून्य अपशिष्ट शहर बन गया? ए सिलचर, बी माकूम, सी डिब्रूगढ़ या फिर डी टीटाबोर। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, असम का जो है यह टीटाबोर शहर शून्य अपशिष्ट शहर बन गया फरवरी 2020 को। ठीक है, किसी भी शहर को शून्य अपशिष्ट या फिर जीरो वेस्ट टाउन बनने के लिए कुछ मानक है। देखिए मानक क्या है, तो देखिए इन मानकों के अनुसार यदि कोई भी शहर 80% कचरे को संसाधित या प्रोसेस्ड करने में सफल हो जाता है तो वह शून्य अपशिष्ट शहर होने का दावा कर सकता है। ठीक, टीटाबोर में देखिए, टीटाबोर में असम की पहली जैव उद्यान परियोजना शुरू की गई, जिसके माध्यम से वहाँ पर टोटल उत्पादित कचरे का 100% जो है प्रोसेस्ड या फिर प्रसंस्कृत कर दिया जाता है। ठीक है, टीटाबोर असम राज्य के जोरहट जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है। ठीक, बस इतना जानना जरूरी है, बाकी और कुछ चीज़ें नहीं और कुछ है भी नहीं यहाँ पर। ठीक है, डेट मत याद रखिएगा, बस इतना जान रखिए टीटाबोर जो कि असम है इसको यह जो है शून्य अपशिष्ट शहर घोषित कर दिया गया। ठीक है, शून्य अपशिष्ट शहर घोषित होने का मानक क्या है, तो कोई भी शहर 80% कचरे को अगर संसाधित या प्रोसेस्ड कर देता है तो वह शून्य अपशिष्ट शहर होने का दावा कर सकता है। अगला बताइए, फरवरी 2020 में IFAD किस सत्र का आयोजन रोम में किया गया? ठीक, IFAD के किस सत्र का आयोजन फरवरी 2020 में रोम इटली में किया गया? ए 42वें, बी 43वें, सी 44वें या फिर डी 45वें। ठीक है, IFAD का पूरा नाम है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। चलिए नीचे इसका सही आंसर जानते ही फिर नीचे चलते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 43वें सत्र का आयोजन किया गया IFAD के 11 से 12 फरवरी 2020 के मध्य रोम इटली में। ठीक है, इसकी थीम थी इस बार की 2030 तक भूख को समाप्त करने के लिए स्थायी खाद्य प्रणालियों में निवेश। ठीक है, देखिए IFAD का पूरा नाम यहाँ पर दिया हुआ है, याद कर लीजिए आप लोग। देखिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष या फिर इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD का पूरा नाम है। इसका मुख्यालय रोम इटली में है। इसकी स्थापना वर्ष 1977 में एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी और इसका उद्देश्य है विकासशील राष्ट्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी का निवारण करना। ठीक है, अध्यक्ष कौन है मत जानिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि फरवरी 2020 में रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का नाम बदल करके मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान कर दिया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? ए भोपाल, बी नई दिल्ली, सी गोवा या फिर डी बंगलुरु। सी फॉर गोवा का जी लिख दूँ और डी ऑप्शन में है
बंगलुरु। बताइए कहाँ पर मुख्यालय है? MPIDSA का, यानी कि मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस। चलिए, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, देखिए IDSA की स्थापना की गई थी वर्ष 1965 में। कहाँ गए, नहीं ऊपर आ गए ज़्यादा हम लोग। ठीक है, IDSA की स्थापना की गई थी वर्ष 1965 में। डेट मत याद रखिए, वैसे जान लीजिए 11 नवंबर 1965 को IDSA की स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, जिसके वर्तमान महानिदेशक हैं सुजान आर चिनाय। देखिए IDSA एक ऐसा एकमात्र थिंक टैंक है जिसके महानिदेशक की नियुक्ति जो है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है, जिसकी अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, और हाल ही में जो है चर्चा में इस वजह से IDSA रहा क्योंकि 18 फरवरी 2020 को IDSA का नाम बदल करके उसके आगे मनोहर पर्रिकर जोड़ दिया गया, यानी कि MPIDSA या फिर मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान कर दिया गया। ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली में है, बता दिया गया आपको। मनोहर पर्रिकर के मनोहर पर्रिकर के बारे में थोड़ा सा अगर जानना हो तो जान लीजिए। देखिए मनोहर पर्रिकर का पूरा नाम है मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पर्रिकर। ठीक, यह भारत के रक्षा मंत्री रहे थे 2014 से लेकर के 2017 तक, और साथ ही साथ यह 3 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे थे। इनकी मृत्यु 17 मार्च 2020 को हो गई थी। इनके रक्षा मंत्रित्व काल में जो है एक महत्वपूर्ण योजना पारित की गई थी जिसका नाम था वन रैंक वन पेंशन योजना। ठीक है, इसको जो है लागू करवाया गया था इनके रक्षा मंत्रित्व काल में ही। नेक्स्ट बताइए, भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस किस राज्य में शुरू की गई? ए राजस्थान। भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस किस राज्य में शुरू हुई? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी नई दिल्ली या फिर डी महाराष्ट्र। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत में महाराष्ट्र में मुंबई से पुणे के बीच जो है पहली इंटरसिटी बस इलेक्ट्रिक सर्विस को शुरू किया गया। ठीक है, जिसका उद्घाटन जो है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन। ठीक है, 14 फरवरी 2020 को। ठीक, चलिए, बस का नाम है CY। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि ईंधन की बचत करना, यह जानिए, डीजल चालित ये सब चालित नहीं, प्रदूषण कम करना आदि चीज़ें उद्देश्य है। नेक्स्ट बताइए, फरवरी 2020 में इंडिया एक्शन प्लान 2020 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी दिल्ली, सी मध्य प्रदेश या फिर डी असम। ठीक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश या असम। बताइए किस राज्य में जो है इंडिया एक्शन प्लान 2020 का आयोजन किया गया? चलिए, ऑप्शन तो दिख ही रहा है स्पष्टतया। इंडिया एक्शन प्लान 2020 का आयोजन दिल्ली में किया गया था 12 से 13 फरवरी 2020 के मध्य। ठीक है, और आयोजन किया गया था किसके द्वारा? तो इसका आयोजन करता था टाइम्स नाउ। ठीक है, जो कि एक प्रीमियम प्रसारण नेटवर्क है, या टेलीकास्ट चैनल है। ठीक है, देखिए इसमें जो है मुख्य संबोधन करता थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसका उद्देश्य क्या था इंडिया एक्शन प्लान का? तो भारत के लोगों में न्यू इंडिया की भावना को विकसित करना, और इस भावना को विकसित करने के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से $5 ट्रिलियन तक विस्तारित किया जाए, यह इसके प्रमुख उद्देश्य थे। ठीक है, प्राथमिकता के विषय भारत की डेटा की सुरक्षा की चुनौती, नया भारत विजन, पर्यावरण जलवायु चुनौतियाँ, महिला सशक्तिकरण, CA NRC, दिल्ली के चुनाव, कर प्रणाली में सुधार। मत याद रखिएगा। ठीक, चलिए, बस आयोजनकर्ता को जानते रहिए, मुख्य संबोधनकर्ता को जानते रहिए, उद्देश्य क्या थी, इनका भावना क्या था इसको आयोजित करने का, और कब हुआ था। इंडिया एक्शन प्लान कब आयोजित किया गया था? 12 से 13 फरवरी 2020 के मध्य आयोजित किया गया था। नीति आयोग के द्वारा ना 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 गलत हो जाएगा, वहीं पर टाइम्स नाउ के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। ठीक, चलिए, पूछा जा रहा कि दूसरे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी ओडिशा। देखिए बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन को अभ्यास को क्या बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन को क्या कहा जाता है? अभ्यास। ठीक है, ऐसे प्रश्न आ सकता है कि अभ्यास 2020 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, तो दोनों पर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, फिलहाल यह आयोजन किया गया था ओडिशा में। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए इसका आयोजन किया गया था 11 से 13 फरवरी 2020 के मध्य राम मंडी बीचपुरी उड़ीसा में। ठीक है, इसके उद्घाटन करता थे नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, और यह अभ्यास के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया था। पहला संस्करण आयोजित किया गया था वर्ष 2017 में। अभ्यास 2020 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपातकालीन प्रक्रिया को साझा करना, आपात के समय सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संदर्भ में जोखिमों का मूल्यांकन करना। ठीक है, इसमें एक अन्य संस्था सम्मिलित रहती है जो कि है सांस्कृतिक आपदा संरक्षण तथा बहाली के अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। ठीक, जिसका नाम जो है ICCROM है। ठीक, चलिए, और इसमें कुछ अन्य भागीदारी संस्थाएं भी हैं जो कि हैं
INSARAG यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खोज और बचाव सलाहकार समूह, बस इतना जानिए, अंतर्राष्ट्रीय खोज और बचाव का सलाहकार समूह। यह नहीं पूछा जाएगा, यह भी नहीं आपसे पूछा जाएगा, यह पूछा जाएगा क्या UNDP इसमें शामिल था, तो हाँ UNDP अभ्यास 2020 का पार्टनरशिप था, ठीक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। वहीं बिम्स्टेक के सदस्य कितने हैं, तो बिम्स्टेक में जो है देखिए बांग्लादेश 1, भारत 2, म्यांमार 3, श्रीलंका 4, थाईलैंड 5, नेपाल 6, भूटान 7। बिम्स्टेक में कुल 7 सदस्य देश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य में नए एम्स और मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी। प्रस्तावित एम्स की संख्या है, कितने एम्स खोलने को मंजूरी दी गई भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में? A 3, B 2, C 4, D 5। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य में 2 नए एम्स खोलने को प्रस्ताव 2 नए एम्स खोलने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी गई। और साथ ही साथ जो है 2 नए एम्स के साथ साथ जो है वहाँ पर 9 नए मेडिकल कॉलेज भी प्रस्तावित कर दिए गए, ठीक है। यह योजना, यह जो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ऐसी घोषणा की गई है और इसकी कुल लागत 1661 करोड़ रुपए आनी है। इसकी मंजूरी की तिथि है 23। इन एम्स के गठन या मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के गठन की तिथि है 13 फरवरी 2020, ठीक है। इस तिथि को इस एम्स के गठन और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के गठन, एम्स और मेडिकल कॉलेजों के गठन की या स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अध्ययन के अनुसार बच्चों और महिलाओं की तस्करी की सबसे अधिक घटनाएं कहाँ देखी गई? A मुंबई दिल्ली, B दिल्ली कोलकाता, C मुंबई कोलकाता या फिर D चेन्नई कोलकाता और चेन्नई। बताइए कहाँ पर देखी गई ऐसी घटनाएं, महिलाओं और बच्चों की तस्करी की सर्वाधिक घटनाएं कहाँ पर हुई? चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। महिलाओं और बच्चों की तस्करी की सर्वाधिक घटनाएं NCRB रिपोर्ट के अनुसार जो है मुंबई और कोलकाता में देखी गई, ठीक है। देखिए इस रिपोर्ट को जो है NCRB के द्वारा जारी किया गया था। महिला बाल तस्करी रिपोर्ट को जो है NCRB के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जारी किया गया 3 जून 2020 को, जिसमें 2016, 2017 और 2018 के रिपोर्ट्स को शामिल किया गया, ठीक है। देखिए इसके बारे में कुछ स्पेशल तथ्य हैं या फिर विशिष्ट तथ्य हैं, इनको जानिए। देखिए इसमें जो है लापता महिलाओं की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पर बंगाल का है, ठीक। लापता महिलाओं की सर्वाधिक संख्या सर्वाधिक संख्या के मामले में पहला नंबर महाराष्ट्र का और दूसरा नंबर पश्चिम बंगाल का है। वहीं गुमशुदा बच्चों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ऐसी रिपोर्टें दर्ज की गई। जहां रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई वहां की तो बात छोड़ ही दीजिए, ठीक। नेक्स्ट बताइए। फरवरी 2020 में भारत सरकार के राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान यानी कि NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फरीदाबाद का नाम बदल करके किसके नाम पर रखे जाने का निर्णय लिया गया? A पंडित दीनदयाल उपाध्याय, B अरुण जेटली, C सुषमा स्वराज या फिर D आचार्य चाणक्य। चाणक्य के नाम पर ये लोग नहीं रखेंगे कुछ भी, ठीक है, दिमाग में रख लीजिए अपने। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम, जो कि जिसका मुख्यालय जो है या फिर जो कि फरीदाबाद में अवस्थित है, ठीक है। देखिए ऐसे निर्णय की तिथि की गई थी। देखिए सबसे पहले जानिए कुछ चीज़ों के बारे में। देखिए राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान यानी कि NIFM की स्थापना वर्ष 1993 में फरीदाबाद में की गई थी और इसके नाम को 11 फरवरी 2020 को बदल दिया गया और बदल करके रख दिया गया अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। देखिए अरुण जेटली जो है वित्त मंत्री रहे थे 26 मई 2014 से लेकर के 30 मई 2019 तक और इनके कार्यकाल में ही GST की शुरुआत की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि फरवरी 2020 में आतंकवाद की उभरती रूपरेखा तथा IED के खतरे की समझ विषय पर 20वें अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? A नई दिल्ली, B हरियाणा, C चंडीगढ़ या फिर D हिमाचल प्रदेश। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि हरियाणा। आतंकवाद की उभरती रूपरेखा तथा IED के खतरे की समझ के विषय पर 20वें अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया था हरियाणा के मानसेर क्षेत्र में, ठीक है। 12 से 13 फरवरी 2020 के मध्य। यहाँ देखिए 12 से 13 फरवरी 2020 के मध्य मानसेर हरियाणा में आतंकवाद की उभरती रूपरेखा तथा IED के खतरे की समझ के लिए 20वें अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया था, ठीक। बस इसमें इतना जानिए और कुछ नहीं। हाँ एक चीज़ और जान लीजिए कि NSG के जो महानिदेशक हैं वर्तमान में वह अनूप कुमार सिंह है और इसका आयोजन यानी कि आतंकवाद की उभरती रूपरेखा तथा IED के खतरे की समझ का आयोजन करता था नीति आयोग नहीं, ठीक है, आयोजन करता था राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट और अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो है एक द बोमसेल का 30वां संस्करण भी विमोचित किया गया था। ठीक है, द बोमसेल के 30वें संस्करण का विमोचन भी यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं और आज के इस लेक्चर के अंतिम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि जनवरी 2020 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जनवरी 2020 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि बनने वाला नंदूर मधमहेश्वर किस राज्य की पहली आर्द्रभूमि है। ठीक है, नंदूर मधमहेश्वर किस राज्य की पहली आर्द्रभूमि है जिसको रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया। बस इतना बताइए। ए महाराष्ट्र, बी मेघालय, सी मिजोरम या फिर डी मणिपुर। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र के नासिक में है नंदूर मधमहेश्वर। ठीक, जो कि रामसर कन्वेंशन में शामिल की गई आर्द्रभूमि। ठीक है, यह महाराष्ट्र राज्य की पहली आर्द्रभूमि है जिसको रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया। ठीक है, ऐसा जो है 28 जनवरी 2020 को घोषित किया गया था 10 आर्द्रभूमियों को, और उनमें एक भूमि यह भी थी नंदूर मधमहेश्वर पक्षी विहार। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रहने दें, क्योंकि और चीज़ों के बारे में हमने कई बार बात की। देखिए इसमें पंजाब की इन 10 भारतीय आर्द्रभूमियों में जो है 3 पंजाब की थी, जिनके नाम है नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, केशवपुर आर्द्रभूमि या फिर गुरदासपुर पक्षी विहार और व्यास आर्द्रभूमि। वहीं उत्तर प्रदेश की 6 आर्द्रभूमियाँ शामिल की गई थी, सरसई नावर झील, नवाबगंज पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार और समान पक्षी विहार। ठीक है, चलिए तो रामसर कन्वेंशन में भारत के कुल कितने स्थल हो गए? या 27 से बढ़कर के 37 हो गए हैं। और कितना कुल क्षेत्रफल रामसर भूमियाँ जो है भारतीय भूभाग पर हैं, कितने क्षेत्रफल में फैली हुई? तो यह फैली हुई है 10,67,939 हेक्टेयर पर। पहली बार रामसर कन्वेंशन कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया था, और यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्रभूमि को 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अन्य मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।